देकर मास्टर स्ट्रोक खेला। फिर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारकर मास्टर स्ट्रोक चला। अब फिर कांग्रेस ने एक नया मास्टर स्ट्रोक खेला है। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि अगर 2019 में कांग्रेस सत्ता में आई तो सरकार देश में न्यूनतम आमदनी गारंटी स्कीम लागू करेगी। पहले सुनिए कि राहुल गांधी ने कहा क्या है। अब हम एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो दुनिया की किसी भी सरकार ने नहीं उठाया हुआ, और यह काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। इसका मतलब मिनिमम इनकम गारंटी, मतलब हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में कम से कम न्यूनतम आमदनी हिंदुस्तान की सरकार देने जा रही है। मतलब हिंदुस्तान में ना कोई भूखा रहेगा ना कोई गरीब रहेगा। और ये हम छत्तीसगढ़ में करेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर प्रदेश में करेंगे। अब सवाल यह है कि कहीं राहुल गांधी भी तो बड़े बड़े वादे नहीं कर रहे। क्या वो बीजेपी के रास्ते पर हैं? कल ही गडकरी ने महाराष्ट्र में कहा कि सपने दिखाना एक बात है और उसे पूरा करना दूसरी बात। सपना दिखाने वाले नेता अच्छे लगते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं करने पर जनता जवाब मांगती है। इसे इत्तेफाक कहिए कि गडकरी के बयान के दूसरे ही दिन रायपुर में राहुल गांधी ने यह बड़ा ऐलान कर दिया। वैसे आपको ये बता दें कि ये योजना कांग्रेस के दिमाग की उपज नहीं, बल्कि बीजेपी के राजस्थान चुनाव के मैनिफेस्टो का हिस्सा थी, जिसमें हर बीपीएल परिवार को 2,500 रुपए तक की रकम सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जानी थी। खबर यह भी थी कि मोदी सरकार अंतरिम बजट में इस योजना का ऐलान कर मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है, लेकिन राहुल गांधी ने पहले ही इसका ऐलान कर दिया। अब सवाल यह है कि बीजेपी के पास और कितने मास्टर स्ट्रोक बचे हैं। बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो दिखता है वो है राम मंदिर का, जिस पर तारीख का सिलसिला चल रहा है। एक और तारीख पड़ गई है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि लड़ाई राम वर्सेस रोटी की ना हो जाए। तो आज की चर्चा इसी पर, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रोहित चहल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ विनोद बंसल, बीएचपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यासिर जिलानी, आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज थोड़ी देर में हमारे साथ हिंदू महासभा से होंगे। डॉक्टर जीवीआर शास्त्री पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ होंगे। असद खान फलाही इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। रोहित चहल साहब, ये 2019 आते आते क्या राम वर्सेस रोटी का मुद्दा बनने जा रहा है? और जो राहुल गांधी ऐलान कर रहे हैं, क्या ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है? देखिए, राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, वही राहुल गांधी जी जिन्होंने कहा था 1, 2, 3, 4, 10 तक गिनती आई थी, 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ करेंगे। आज किसानों की क्या हालत है मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर? किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है यूरिया को लेकर। तो राहुल गांधी जी जो है झूठ बोलो, बार बार बोलो, उसकी उनकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात रही जहां तक कि राम मंदिर की, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो सीधा कहती है कि राम मंदिर का जहां पे रामलला का जन्म हुआ उसी स्थल पे भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। अब कोर्ट में मामला है, हम चाहते हैं संवैधानिक दायरे के अंदर मंदिर का निर्माण हो और कोर्ट को डे टू डे इस पे हियरिंग शुरू करनी चाहिए। और देरी हो रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस देश के अंदर कब तक हिंदू समाज इंतजार करता रहेगा? और हिंदू ही नहीं, सब पूरा देश चाहता है कि राम मंदिर का निर्माण हो, लेकिन लगातार जिस तरीके से कोर्ट भी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तो रोड़ा अटकाने का काम करे। राहुल गांधी जी अगर ज्यादा करते तो राहुल गांधी जी आज जो गरीबी को रोटी, देखिए गरीब को रोटी आज भी 2,500 रुपए देने पड़ रहे हैं गरीब को। तो 4 पुश्तों ने उनके क्या किया देश के अंदर? 60 साल राज करने के बाद भी आज भी गरीब को 2,500 रुपए उनके अकाउंट में डलवाने पड़ रहे हैं। तो ये राहुल गांधी और उनके परिवार के लिए है, उनसे सवाल करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले साधु संतों को 500 रुपए पेंशन की बात हुई थी, तो आपसे भी सवाल हो सकता है कि हिंदुओं की पार्टी होने के बावजूद साधु संतों को 500 रुपए देने पड़ रहे हैं, ये कैसे? देखिए हम हिंदुओं की पार्टी नहीं है, हम सबकी पार्टी है। आज देखिए साधु संतों के बारे में तो आप भी सोचते हैं ना? बिल्कुल, देखिए हम तो सबके बारे में, हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को आवास दिया जाता है तो उसमें हिंदू मुस्लिम भी होते हैं। जब 9 करोड़ लोगों को शौचालय बना के दिया था तो उसमें भी सब हिंदू मुस्लिम होते हैं। और इतना ही 50 करोड़ लोगों को जो आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है तो सभी लोगों को उसमें दिया जाता है। तो हम तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। तो गरीब परिवार में हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं सबको देंगे। देखिए लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि 60 साल तक उन्होंने कब किया दिया, लोगों को रोटी तक नहीं दे पाए, लोगों को घर तक नहीं दे पाए, लोगों
लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस तक नहीं दे पाए। सबसे महत्वपूर्ण फलाई साहब कह रहे हैं कि गरीबी 2,500 रुपए फलाई साहब मुझे एक बात गरीबी थी, लेकिन गरीब मैं जरा राहुल गांधी के बयान को पहले समझ लूं, उसके बाद राम मंदिर पे आऊंगा। गरीब प्रधानमंत्री आए इसलिए उनकी दर्द समझ पा रहा है। ठीक है, फलाई साहब मुझे एक बात बताइए, इस देश में अभी करीब 27.5 करोड़ गरीब परिवार हैं, बीपीएल परिवार, जिसको बीपीएल वाले हैं, बीपीएल वाले कह रहा हूं मैं। हाँ, मैं बीपीएल ही कह रहा हूं, जिनको कि हम कहें कि चलिए बीपीएल परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा अगर राहुल गांधी पीएम बन गए या कांग्रेस की सरकार आ गई। 27.5 करोड़ परिवार को अगर हर महीने मिनिमम मानिए 1,000 रुपए अगर आप देते हैं तो 27,500 करोड़ रुपए का खर्च है। अगर साल भर दीजिएगा तो 3 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च है। बोलने में और देने में आपको लगता है ये फिजिबल है? सुशांत जी, बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन करी आपने मैथमेटिक्स की। तो मैं चाहता था कि आप आयुष्मान जो योजना शुरू की गई, उसमें भी सवाल पूछे जाए, 50 करोड़ की बात कर रहे थे, हाँ। उस पर भी अप्लाई करके देख लीजिए जरा। तो उसमें तो लोगों को फायदा मिल रहा है। कहां मिल रहा है? कैसे नहीं? बहुत दिन के अंदर 7 लाख लोगों को फायदा मिल चुका है। 100 दिन के अंदर 100 डेज 7 लाख पीपल। रोहित जी, आप बोल रहे थे, मैं खामोश सुन रहा था। अब आप कम से कम थोड़ी देर जानकारी मत दीजिए। यही सवाल जब हमारे वित्त मंत्री जी श्री अरुण जेटली जी से पूछा गया था कि फंड कहां से आप लाएंगे, तो कह रहे थे अभी हम इस पर वर्क कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी हम देखें एक मिनट सर, मैं ये कह रहा हूं अगर आयुष्मान भारत आप कह रहे हैं, आयुष्मान भारत सर, मेरा सवाल सुनिए, मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं आयुष्मान भारत अगर गुमराह करने की योजना है, आने वाली अगर सवाल तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं आयुष्मान भारत, ये इंश्योर किया, आप सुनेंगे, कोई भी हिंदुस्तानी भूखा ना। मैं कह रहा हूं अगर आयुष्मान भारत आपके हिसाब से गुमराह करने वाली योजना है, भ्रम फैलाने वाली योजना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना, तो राहुल गांधी भी गुमराह कर रहे हैं, इसका मतलब देखिए अगर उसके लिए पैसा नहीं है तो 3 लाख करोड़ सालाना कहां से आएगा? तो ये सवाल तो उस वक्त भी पूछा जा सकता है। अरे उस वक्त भी पूछा गया भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, उनसे पूछा तो राहुल गांधी से नहीं पूछे क्या? ये बताइए, किसानों को लेकर लाठी चलाई जा रही है उनके ऊपर। आपके पास देखिए मेरा सवाल वाजिब है कि नहीं, पहले ये बताइए। 3 लाख करोड़ आएंगे नहीं? अभी तो वो सत्ता में नहीं है ना। अरे तो सत्ता में आने के लिए तो वादा कर रहे हैं कि हम 2019 में आएंगे तो कर देंगे। सत्ता में कहां से करेंगे? तब तो लोगों को सत्ता में आएंगे जब। अरे जब सत्ता में आते हैं तो लड़कियों को, महिलाओं के कपड़े उतारते हैं। प्लीज आप देखो सत्ता में रहते हैं, देखो सिद्धरमैया क्या कर रहा है, सिद्धरमैया को देखो क्या कर रहे हैं। आज बोलो ना क्या गलत, अभी अभी आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते भाई। कम से कम आप मर्यादित शब्दों का प्रयोग ना कीजिए। आप पढ़े लिखे विनोद जी, बड़े सभ्य व्यक्ति। मौलाना अच्छा लगता, कम से कम आप ये कहते हैं कि हाँ हमारी कौम अब जो ना हम 5 हमारे 25 से बाहर निकलेगी, हम देश को गरीबी से मुक्त करेंगे। आखिरकार आप ये कहते कि हाँ हम अपने बच्चों को, हम कहते हैं हमें करने की जरूरत है, कम से कम कहीं दूर करने की जरूरत। गरीबी एक सामाजिक बुराई है, कम से कम आपके मेरे गरीबी का सामाजिक बुराई आप लोगों ने हम 5 हमारे 25 करने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा गरीबी का कारण ये है, करने पड़ेंगे। गरीबी भुखमरी का कारण बहुत बार ये नारा दिया गया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा बहुत बार दिया गया। अच्छा सर, 1 मिनट रोक रहा हूं, हमारे साथ अजय दुआ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, पूर्व वाणिज्य। सर 1 सेकंड, एक फोटो ले रहा हूं, 1 मिनट सर आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक फोटो ले रहा हूं। पूर्व वाणिज्य सचिव अजय दुआ जुड़ रहे हैं। दुआ साहब अगर आप सुन पा रहे हो सर, 1 मिनट आप दोनों, अरे कमाल कर रहे हैं आप दोनों। अरे 2 मिनट रुक जाइए भाई, एक फोटो ले रहा हूं। पूर्व वाणिज्य सचिव हमारे साथ अजय दुआ जुड़ रहे हैं। दुआ साहब बहुत स्वागत है आपका। अगर आप थोड़ा विश्लेषण करके दर्शकों के लिए समझा सकें कि राहुल गांधी जो वादा कर रहे हैं कि सत्ता में आए तो सब गरीब परिवारों को हम न्यूनतम आमदनी कर देंगे, क्या ये फिजिबल है? क्योंकि अगर 27 करोड़ 27.5 करोड़ बीपीएल परिवार और मिनिमम 1,000 रुपया भी महीना दिया गया तो सालाना करीब 3 लाख करोड़ का खर्च आएगा सरकार पर। बिल्कुल आप जो बता रहे हैं गणित वो बिल्कुल ठीक है, पर मैं पहले इतना कहना चाहूंगा कि ऐसे कोई साधन का देश में गरीबी का निर्मूलन करना, गरीबी कम करना, कुछ हमें ऐसे उपाय करने की जरूरत है, आवश्यकता है। पर ये मुमकिन है कि नहीं, उसके लिए हमारे पास आर्थिक साधन है कि नहीं, उसके ऊपर भी साथ साथ ही गौर करना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से मुमकिन है क्या अभी जो स्थिति है सर? मुझे लगता है कि जब तक सरकार ने जो दूसरी चीजों पे खर्चा करती है, खाद सब्सिडी देती है, 50 किस्म की सब्सिडियां दी जाती हैं और बहुत योजनाएं जो गरीबों के कहा जाता है गरीबों तक उनका कल्याण करने के लिए हैं, जब तक उनमें से कई योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी, 3 लाख करोड़ रुपया अपने बजट से ढूंढना, और खास करके अगर हम ये सारे जिम्मेदारी
केंद्रीय बजट पे लेने की सोच रहे हैं तो वो बहुत कठिन होगा। उसके अंदर एक सरकार के पास पैसा तो मोटे तौर पर अजय जी, क्या अभी की स्थिति में जैसे 2014 में एक जुमला आया था कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, वैसे ही ये जुमला है क्या? मैं इतना जुमला नहीं कहना चाहूंगा, पर मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि ये बहुत कठिन, ये इसका इम्प्लीमेंट करना बहुत कठिन रहेगा। सरकार को नई दूसरी योजनाएं हिसाब दे सकता हूं। 15 लाख की जहां तक बात है, देखिए आज अगर किसी गरीब के घर 5 लाख रुपए एक परिवार को दिए जाते हैं आयुष्मान भारत के तहत, तो वो जुमला नहीं था। आज 2 करोड़ लोगों को अगर आवास दिया जाता है तो वो जुमला नहीं था। एक महत्वपूर्ण विषय, जब महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए शौचालय बनाए जाते हैं तो वो जुमला नहीं था। आज एलपीजी सिलेंडर दिए जाते हैं तो जुमला नहीं था। आप हिसाब लगा लीजिए, 11 लाख रुपए हिसाब बनता है। पार्टी के लोगों ने ये बात कही कि 15 लाख एक चुनाव, मैंने कहा 5 लाख रुपए पार्टी के लोगों ने कहा 5 लाख रुपए परिवार को दिए जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। आपके इस हिसाब से रोहित जी, आपके इस हिसाब से राहुल गांधी भी कल को गिना देंगे कि इतना इतना काम किया तो 2,500 रुपए हर मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आज लोगों के पास कैसे सर पे छत तक नहीं थी, जिसके पास सरकार का काम ही यही है। शौचालय बनाना मैं बताता हूँ हो रहा है। 1 मिनट विनोद जी को जोड़िए, 1 मिनट सर, विनोद जी को जोड़िए, फिर मैं उधर जाऊंगा। तो आज सरकार यासिर जिलानी के पास भी विनोद जी जल्दी धरातल पर। सुशांत जी, मेरा कहना है, देखिए इस देश की गरीबी के उन्मूलन के लिए वादे तो बहुत हुए पिछले 70 सालों में, और लाल किले से जितने भी भाषण हुए अभी तक, हमेशा गरीबों के बारे में और किसानों के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में बहुत कुछ बोला गया। लेकिन ये देखने वाली बात है, वास्तव में उसकी पृष्ठभूमि में झांकने की आवश्यकता है। क्या हम फ्री बांटने से या लोन वेवर से क्या किसी की गरीबी को ठीक कर पाएंगे? हम क्या उनको आर्थिक रूप से समृद्ध कर पाएंगे? क्या उनकी आय के संसाधनों को बढ़ा पाएंगे, या उनको कर्ज लेने के लिए और प्रेरित कर रहे हैं? हम उनको कर्ज के नीचे और दबाना चाहते हैं। जैसे आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने किया। नहीं, मैं कर्ज माफी करके, मैं किसी का कंपैरिजन नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं, देखिए योगी आदित्यनाथ ने कोई नया काम नहीं किया। वो तो पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन पहले से मिलती थी। मैं कर्ज माफी की बात कर रहा था, उन्होंने भी आके किया था, सब कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दो, फिर यासिर भाई के पास जाऊंगा। व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। ठीक है, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, आए तो हर गरीब को मिनिमम इनकम देंगे। कहां से देंगे, कैसे देंगे, इसका कोई खुलासा नहीं किया। और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। रोहित चहल बीजेपी से, विनोद बंसल बीएचपी से, यासिर जिलानी आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज प्रेसिडेंट हैं हिंदू महासभा के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। असद खान फलाही इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ हैं। यासिर भाई, क्या 2019 के लिए ये राम वर्सेस रोटी का मुद्दा रहेगा? बीजेपी राम के नाम पर टहला रही है और राहुल गांधी जो बता रहे हैं बिना स्कीम के चीजें, बिना रोड मैप के, वो रोटी के नाम पर टहलाएंगे। सुशांत जी, देखिए ये बहुत गंभीर विषय है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, 2014 में जब यूपीए की सरकार गई थी, उस वक्त आप भी जानते हैं और सब भारत के लोग जानते हैं कि किस तरीके से भारत के ऊपर एक कर्ज था। इस नई सरकार ने उस चरमराई हुई वित्तीय व्यवस्था को ठीक करके 4.5 साल में, जो 56 महीने की अब सरकार हो चुकी है, एक आयाम देने की कोशिश करी है। और मैं राहुल गांधी साहब से ये सिर्फ सवाल करूंगा कि आप अगर इतिहास में जाएं तो इनकी दादी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कहती थी कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी कभी नहीं हटी। फिर इनके पिताजी राजीव गांधी ने कहा कि मैं 1 रुपए भेजता हूं, कलेक्टेरिएट तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे बचते हैं जिले के। तो आप, और अभी जो नई व्यवस्था में इन्होंने कहा था कि मैं किसानों के कर्ज को माफ कर दूंगा, 3 राज्यों में इन्होंने चुनाव जीता है लोगों को छल करके। आपने वहां की हालात को देखा है कि कहीं 15 रुपए, कहीं 30 रुपए, कहीं 40 रुपए, इस तरह की कर्ज माफी हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें जो राहुल गांधी की तरफ से आ रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी लोकतांत्रिक देश को अगर आप तो सर, आपकी भाषा में जो कहा वो नहीं किया, उसको अगर छलना कहते हैं, तो क्या बीजेपी राम मंदिर पर छल रही है? जी नहीं, देखिए ये भी एक बहुत विचारणीय और गंभीर विषय है। और मुझे तो हैरानी कल भी हुई थी जब हमारे 5 जजों में से एक जज का ये मामला पता चला कि वो छुट्टी पे चले गए। मुझे हैरानी होती है कि ऐसी कौन सी आखिर बात आ गई। मैं उन पे कोई सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन बार बार हम पिछले 2 महीने के अंदर, मैं पिछले 1 साल की बात नहीं करूंगा, 2 महीने के अंदर अगर राम मंदिर को लेकर हम जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं और उसमें कोर्ट की तरफ से ये बार बार अड़चने आ रही हैं,
ये मुझे बहुत हैरानी करती है। ठीक है, चक्रपाणी महाराज मुझे एक बात बताइए, कोर्ट का कोई मैनिफेस्टो तो होता नहीं, और जिसमें लिखा हो कि हम राम मंदिर पर सुनवाई जल्दी कर देंगे और राम मंदिर बनवा देंगे। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो होता है जिसमें लिखा था कि राम मंदिर बनेगा। कोर्ट के ऊपर ये कहना कि आप जल्दी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, 2 महीने से आरएसएस नाराज है या संत नाराज हैं, इससे कोर्ट का क्या लेना देना? कोर्ट अपने हिसाब से चलता है। अगर मंदिर बनाना है और इच्छा है कि 2019 में चुनाव के पहले बन जाए तो सरकार उस पर कदम उठाए। एक बात सुशांत जी बताएं, आप पिछले कई केसों के इतिहास को उठा के देखेंगे, उसमें तो जज साहब लोगों ने बिल्कुल देर नहीं करी, चाहे वो 377 का हो, चाहे वो आरक्षण का हो, चाहे वो और भी कई सारे। सरकार से भी तो लोग पूछ रहे हैं, आपने 3 तलाक पे देरी नहीं की, आप अध्यादेश ले आए, राम मंदिर पे अध्यादेश क्यों नहीं लाते? 1 मिनट की देरी नहीं हुई, लेकिन राम मंदिर पे क्यों देरी हो रही है, ये एक बहुत ही गंभीर विषय। ठीक है, चक्रपाणी महाराज आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। तो ये कहना है, और मैं बड़ा इस मामले को लेके मुझे बहुत अफसोस होता है कि आखिर एक जो इतने चक्रपाणी महाराज आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन मैं चाहूंगा विनोद बंसल आप इस पर जरूर रिस्पॉन्ड करें कि जो हम बात कर रहे थे कि एक तरफ बीजेपी राम मंदिर का वादा करती है, उसको पूरा नहीं कर पा रही। राहुल गांधी अब वादा कर रहे हैं कि हम रोटी दे देंगे, लेकिन कहां से देंगे इसका कोई रोड मैप दिखता नहीं है। तो क्या 2019 का चुनाव जो है वो इन्हीं मुद्दों पर रहेगा? देखिए, राम या अयोध्या का मसला जो है कोई राजनीतिक मसला नहीं है, नहीं उसको चुनाव से जोड़ करके देखा जाना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वर्तमान सत्ताधीशों की एक नैतिक और एक सामाजिक जिम्मेदारी है, और वोटरों को भी उन्होंने वादा किया था कि हाँ, हम राम मंदिर में के बनाने में आ रही अड़चनों को हम दूर करेंगे, संसदीय कानून के माध्यम से करेंगे। तो इसलिए ये इनको अपने कर्तव्य की प्रतिपूर्ति करने का समय आ गया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं या कोर्ट की जो बार बार दुहाई देते हैं कि हम जो कोर्ट में मामला सब जुडिस है, कोर्ट में फैसला आने दो, कोर्ट के फैसले का क्यों नहीं इंतजार कर रहे, आप मानोगे कि नहीं मानोगे, उन सब लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार ये कोर्ट में सुनवाई में रोड़ा कौन अटक रहा है? या तो मुस्लिम पक्षकार है या फिर कांग्रेस प्रायोजित शाउटिंग ब्रिगेड है, जिसको कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि भाई कि आखिरकार या तो उसमें रोड़ा तो 3 तलाक पे भी अटकाया जा रहा है। सरकार जो करना चाहती थी किया ना, राम मंदिर पे क्यों नहीं करती, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं भी ये कह रहा हूं, ये तो सरकार से पूछना होगा आपको, रोहित जी क्यों नहीं करती आखिरकार वो पीछे क्यों आप 2019 पर अब तो दिखने लग गया ना, अब तो दिखने लग गया कि रोज डेली सुनवाई भी नहीं हो रही। ये वर्तमान सरकार जो राम भक्तों की सरकार है वही मंदिर बना के देगी। कांग्रेस अगर इसका करेगी तो आप समर्थन करेंगे? आपने तो कहा कि अगर कांग्रेस कांग्रेस पार्टी राम मंदिर पे बोलने के लिए प्रवक्ता नहीं भेज पाती तो मंदिर क्या बनाएगी? स्टेटमेंट आया या नहीं आया? देखिए सुशांत जी, देखिए कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात अभी सब कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो लगातार इस मंदिर की सुनवाई टल जाए, किस तरीके से रोड़ा अटकाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से कहती है, एकमात्र पार्टी में यहां बैठा हूं, मैं ठोक कर कह रहा हूं, उसी स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। कोर्ट में मामला लंबित सुन लीजिए, इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि कपिल सिब्बल जी वहां पे आके खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि मंदिर की सुनवाई टाल देनी चाहिए। जब राजीव जी वो बोलते हैं, धवन जी वो कहते हैं सुनवाई टाल देनी चाहिए, हम वॉकआउट करके चले जाएंगे। अरे सुनिए, शशि थरूर जी कहते हैं जो मंदिर बनवाना चाहता है वो बुरा हिंदू है, हम बुरे हिंदू हैं, हम मंदिर बनवाना चाहते हैं, मंदिर उसी स्थान पर बनेगा। मौलवी जी सुन लीजिए, बोलाई जी एक और विषय यहाँ पर है, कांग्रेस पार्टी वो आखिरकार आग्रह मेरा ये है, कांग्रेस पार्टी एक मिनट मैं पूछना चाहता हूँ इन सो कॉल्ड धार्मिक लोगों से कि भाई आखिरकार वो जो अधार्मिक बातें कर रहे हैं कि ये तो कह रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा सुलझना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होने देंगे। आखिरकार कौन है? मुस्लिम पक्षकार है कि नहीं है? आखिरकार राम मंदिर में रोड़ा कौन बना हुआ है? सुन्नी सेंटर का कोड है कि नहीं है? आखिरकार कौन लोग हैं जो सुनवाई तो वो नहीं चाहते? लॉ कैसे प्रिवेल करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा? आप लोगों ने पाकिस्तान अभी भी रूल पर सुनवाई आपसे मुस्लिम पक्षकार हर सुनवाई में आप देश की जनता को ये स्टेटमेंट और धारणा दे रहे हैं साल में कांग्रेस जो है वहां पर जाकर रोड़ा अटका
ये गलत है, जो बाबरी को मानने वाले हैं, ये गलत धमका रहे हैं, धकिया रहे हैं, झूठ सच नहीं आगे हो रहे हैं। बंसल साहब शर्म करो, शर्म करो, रहते हो, सीखने से नहीं रहते, राजीव धवन जी ने बोला कि नहीं बोला कि सुनवाई टाल देनी चाहिए? अरे पल्हाई जी बताइए, कांग्रेस पार्टी ने बोला नहीं बोला, कपिल सिब्बल जी ने बोला नहीं बोला कि इसकी सुनवाई टाल देनी चाहिए, 19 के बाद करनी चाहिए? और अगर आपने सुनवाई करी तो वॉकआउट करके चलेंगे, उसका क्या मतलब? कांग्रेस पार्टी लगातार सुनवाई टालने का काम कर रही है, तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, सिर्फ वोट बैंक दिखाते हैं। जवाब भी मुस्लिम अरे आप हमारे भाई हैं, इसी देश में रहते हैं, आधा सच बताया, मैं बताऊं, आपने आधा सच बता दिया, आपने आधा बताया क्या? आप अपना पक्ष वापस क्यों नहीं ले लेते वहां से? कांग्रेस तो प्रवक्ता बेचती नहीं है। आप छुपे रुस्तम क्यों नकाबपोश बन करके कांग्रेस में सच को सच बोलता हूँ, झूठ को झूठ बोलता हूँ। अरे कांग्रेस के प्रवक्ता आ गए, अगर आप सच बोल रहे होंगे तो मैं आपकी बात करूंगा, मैं अगर आप बोल रहे होंगे तो मैं सच बोल रहा हूँ। ये बताइए राजीव धवन जवाब सुन लीजिए, चुप कराके तब जवाब। अच्छा थोड़ा सा रुक जाइए सर, थोड़ा सा विनोद जी, अच्छा रुक जाइए 1 मिनट। अब दूसरे मेहमान से भी मैं सवाल ले लूं। बहुत चक्रपाणी महाराज, नहीं फिर आप उसी में फंस जाएंगे कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता की नहीं, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूं। चक्रपाणी महाराज, क्या 2019 में भी राम मंदिर पर इसी तरीके से बीजेपी सरकार साधु संतों को, आरएसएस को, राम भक्तों को टहलाती रहेगी या कुछ होगा? नहीं शशांक जी, एक बात आप ये देखिए कि आप इस बात को समझना होगा कि ताकत हिंदुत्व में है, और जो 2014 में जीत हुई, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी मोदी जी की, वो हिंदुत्व की जीत थी। और हिंदुओं की एक बहुत आशा और विश्वास था कि 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी तो निश्चित रूप से राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, गोरक्षा केंद्रीय कानून बन जाएगा, धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट जाएगा, पंडितों को बता दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ बिल्कुल उसके उलट हुआ। 11,000 जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को माफ कर दिया गया, राम भक्तों को 80% गोरक्षकों को अराजक तत्व कह दिया गया कि अराजक तत्व होते हैं, जो गो भक्त थे उनको अराजक तत्व बता दिया गया। पूरे विश्व का भ्रमण प्रधानमंत्री जी ने कर लिया, लेकिन अभी तक उनको वो अयोध्या जी नहीं गए। तो सवाल इस बात का है कि इतने मन की बात प्रधानमंत्री जी कर दिए, एक बार भी मन की बात में राम मंदिर की जिक्र नहीं किए, राम जी का जिक्र नहीं किया। तो सवाल इस बात का है कि कांग्रेस तो ऐसे ही खत्म हो गई थी, और उस कांग्रेस से हम क्यों आशा करें जो भगवान राम को काल्पनिक कहती है। और कांग्रेस तो हिंदुत्व की ताकत देख करके कोमा में चली गई थी, लेकिन उस कोमा पे फिर पुनः बाहर निकालने का जो श्रेय जाता है, वो निकम्मी जो हिंदुत्व पे मुंह मोड़ लिया है वो बीजेपी को जाता है। इतनी बार जो ये कोमा में चली गई थी कांग्रेस, और आप बताओ क्या कपिल सिब्बल में इतनी ताकत है कि इस प्रचंड बहुमत की सरकार को राम मंदिर नहीं बनने दे रही है? जो सरकार रातों रात जीएसटी कर दे रही है, नोटबंदी करा दे रही है, 3 तलाक पे। मैं आऊंगा शास्त्री साहब आपके पास, उससे पहले संजय शेखर हमारे सहयोगी जुड़े रहे रायपुर से, जो आज राहुल गांधी की रैली कवर कर रहे थे। संजय, जो राहुल गांधी घोषणा कर रहे हैं कि हर किसी को मिनिमम इनकम गारंटी, इसका कोई रोड मैप भी बताया क्या उन्होंने, और इसको लेकर लोगों का रिएक्शन क्या था? हाँ अरे यार, हाँ कैमरा चाहिए ना। देखिए, रोड मैप तो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी उसमें की राशि होगी, कितना पैसा हर एक महीने अकाउंट में आएगा, ये भी नहीं बताया, और ना ही उसका कोई रोड मैप बताया। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसी घोषणा कर रहा हूं जिससे आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा काम कांग्रेस की सरकार 2019 में जब आएगी तो करेगी, और हर एक जो गरीब परिवार होगा उसके अकाउंट में एक मिनिमम इनकम हर एक महीने आएगी, ये उन्होंने कहा। जहां तक आपने पूछा कि आम लोगों की राय, तो छत्तीसगढ़ में तो आम लोगों की राय बहुत ही पॉजिटिव है। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में जो भी कहा था वो कर दिया है। जैसे ही राहुल गांधी ने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ होगा, सरकार बनते ही 1 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ हो गया। राहुल गांधी ने कहा था 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने वो दे दिया है और किसानों के खाते में पैसा पहुंच गया है। तो छत्तीसगढ़ में जो राहुल गांधी ने जो कहा था वो हुआ है। लिहाजा छत्तीसगढ़ के जो आम डॉक्टर जीवीआर शास्त्री, अभी थोड़ी देर पहले विनोद बंसल, रोहित, हम लोग यही बात कर रहे थे कि कहने में तो कुछ नहीं जाता, लेकिन करने में पैसा लगता है।
करीब 27.5 करोड़ बीपीएल परिवार है और उनको 1,000 रुपया भी महीने का अगर आप दीजिएगा मिनिमम इनकम, तो 27,500 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से हर महीने जाएगा और साल का करीब 3 लाख करोड़। क्या ये फिजिबल लगता है राहुल गांधी जो वादा कर रहे हैं इसको पूरा करना? नहीं, मेरे को आप जरा जान से सुनिए। मैं इकोनॉमिस्ट में इस तरीके से जल्दबाजी में कुछ बात बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब पैदा कर रहे हैं देश के लिए। वोट की लालच में जनता को दृढ़ता से, उनकी क्रिएटिविटी से, उनकी स्किल डेवलपमेंट से उनको खड़ा होने के लिए रास्ता बनाना चाहिए। फार्मर को इसीलिए देना होता है, फार्मर इस देश का बहुत बड़ा बैकबोन रहा है। 1961 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात बिल्कुल फ्लोर ऑफ द हाउस में ये बात कहा था और उन्होंने कबूल किया था। ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जल्दबाजी में जो बनाया था वो गलत था। उसके बाद में जब सेकंड 5 ईयर प्लान आई एग्रीकल्चरल पॉलिसी के ऊपर, उन्होंने पूरा एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डेवलपमेंट के लिए जोर दिया था। स्वामीनाथन आयोग जहां तक कुंडली मार के क्यों बैठी रही कांग्रेस पार्टी 7 सालों तक? मिस्टर रोहित, प्लीज आई एम नॉट फ्रॉम कांग्रेस पार्टी, राइट? अच्छा, and next time if you talk to like me, I will never talk to you. प्रॉब्लम ये है, जो भी इनका विरोध में बोलता है प्रॉब्लम ये है कि सच बोलना कड़वा लग जाता है आप लोगों को। अगर मैंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के बारे में बोल दिया और आपने बोला अरे शास्त्री जी, अरे सुनिए शास्त्री जी ने अच्छा बोला, पलाई जी मैं बोलता शास्त्री जी ने बहुत अच्छा, पलाई जी देखिए शास्त्री जी अच्छी बात की स्किल डेवलपमेंट के मुद्रा लोन के तहत मोदी जी ने कहा जॉब सीकर ना बने, जॉब क्रिएटर बने हमारा युवा। मुद्रा लोन के तहत 12 करोड़ युवाओं को लोन देने का काम मोदी सरकार ने किया है। आज इनोवेटिव आइडियाज, नए नए आइडियाज से स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, नए आइडियाज हो रहे हैं, आज देश आगे बढ़ रहा है। एक बार उनकी बात पूरी कर दीजिए, एक बार बात उनकी पूरी हो जाए। डॉक्टर शास्त्री आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन ये देखिए कि जो लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं वो आपको कांग्रेसी बता के नहीं पूछ रहे हैं। जो आपने एनालिसिस किया उसमें वो ये जोड़ रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर कांग्रेस क्यों बैठी। नहीं, वो सुन लीजिए ना, पूरा सुनो, उनको बोलिए रोहित चाहे को मेरे को ये नहीं लगता वो इकोनॉमिस्ट है, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, वो इकोनॉमिस्ट की दावा करता है तो बोल दीजिए। मैं 2-4 सवाल पूछता हूँ। इनकम ऑन रेवेन्यू का डिफरेंस क्या होता है? आप स्वामीनाथन आयोग के बारे में बता दीजिए और कांग्रेस ने क्या किया उसके बारे में ये बता दीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑन रेवेन्यू? इनकम ऑन रेवेन्यू का डिफरेंस बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑन रेवेन्यू? फर्स्ट यू टेल मी द आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑन रेवेन्यू? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑन रेवेन्यू? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑन रेवेन्यू? एक बार आप बोल, व्हाट इज द डिफरेंस? 1.5 गुना बढ़ा दिया। हिम्मत है जवाब दो। अच्छा ठीक है डॉक्टर शास्त्री आप बोलिए। जवाब दो ना, शर्म से झुक रहा है। तेरी सरकार इनकम ऑन रेवेन्यू तक डिफरेंस नहीं पता, तेरी सरकार को भी नहीं पता। शास्त्री जी पानी इनकम ऑन रेवेन्यू का बता ना, हिम्मत है तो जवाब दो। देश के जवाब दो। देश का किसान जवाब दो। आज देश का जवाब दे रहा है। आज देश के जवान को आप लोग आज बुलेट जैकेट नहीं दे सके। आज देश के अंदर जवान को जैकेट देने का काम मोदी जी कर रहे हैं और इतना मार रहा है उनका सीना। आज देश का जवान देश का कश्मीर में जवान आप लोगों को 72 हुरों के पास सीबीआई वर्सेस सीबीआई एक मिनट जरा सा रुक जाइए रोहित भाई, एक बार उनको बोलने दीजिए। रोहित भाई प्लीज उनको एक बार बात बोलने दीजिए। एक मिनट फलाई साहब, उन्होंने एक बात भी पूरी नहीं की। डॉक्टर जीवीआर शास्त्री एक बार वो बोल, एक बार वो बोल। एक मिनट रुक जाइए प्लीज, एक मिनट सर प्लीज। रोहित प्लीज दोनों को कितना एक मिनट, एक मिनट। अरे कुछ अच्छा बता दीजिए सरकार के बारे में। आपके विरोध सैनिकों की बात कर रहे हैं, कमाल की बात है। जवाब दो। मौलाना कुछ शर्म करो। सवाल उठाया, कम से
आप लोगों ने पाकिस्तान में जाकर मणिशंकर अय्यर जी भीख मांगते हैं। अरे मोदी जी को हटाने में मदद कीजिए हमारी। मणिशंकर अय्यर जी को भीख मांगनी पड़ती है पाकिस्तान में। एक मिनट प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट करो फलाई साहब, उनका एक रिएक्शन भी पूरा नहीं हो पाया। मेरे पास वक्त नहीं, मेरे पास वक्त नहीं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रोज, प्लीज फलाई साहब आज घोषित प्रवक्ता है कांग्रेस के एजेंट है, आज घोषित प्रवक्ता बैठे यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता तो आते हैं राम मंदिर पे, लेकिन अपने एजेंट्स को भेज देते हैं। पॉलिसी यही है कि पॉलिसी बिल्कुल यही है कि कांग्रेस के लोग अपने लोगों को भेजते रहेंगे। ठीक है, एक्सपोज हो गए कांग्रेस के लोग, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, प्रिंसिपल को कोर्ट में खड़ा कर देते हैं, सुनवाई रुकवाने का काम करते हैं, राम मंदिर को रुकवाने का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता देख रही है, लाई जी देश की जनता देख रही है। आपको तो एक उदाहरण पेश करना चाहिए। आपके लिए मस्जिद हो सकती है मात्र, लेकिन हमारे लिए रामलला का जन्मस्थल है। अच्छा अगर इजाजत हो मंदिर बनेगा पलाई जी। शो खत्म हो गया सर, एक ब्रेकिंग आ गई वो बता दूं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना से गठबंधन पर बात करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को दे दी है। सीट बंटवारे पर अब प्रकाश जावड़ेकर ही शिवसेना से